चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और मैं रुको एक बार अपने आप को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ स्टेटमेंट दी है, उसके आधार पे आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो दी हुई है कि प्रेसिडेंट डज नॉट एक्सरसाइज हिज और हर डिस्क्रेशन ऑन द एडवाइस गिवन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले तो स्टेटमेंट ये है, तो बताओ ये करेक्ट है, रॉन्ग है या ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली है ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी टेक पार्ट इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। तो ऑब्वियसली क्या है कि जो दूसरी स्टेटमेंट तो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि ऑल द मेंबर नहीं हो सकता, ऑल द मेंबर नहीं हो सकता। इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट की, चाहे वो लोकसभा से इलेक्टेड हो या राज्यसभा से इलेक्टेड हो, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे ही क्या है कि असेंबली के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑल मेंबर की जगह कट लग जाएगा। तो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2, ये गलत हो गई है। ठीक है, अब देखिए तीसरी स्टेटमेंट क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट ए डिस्क्रिशनरी पावर। क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? तो प्रेसिडेंट है उसको साइन करने ही होते हैं, प्रेसिडेंट है उसको साइन करने ही होते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या था, पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट को साइन करने ही करने होते हैं। ठीक है, तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वेकाधीन शक्ति नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, आंसर इसका बी हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और पहला गलत क्यों है फिर, इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये गलत थी, पहली गलत क्यों है, प्रेसिडेंट डज नॉट एक्सरसाइज हिज और हर डिस्क्रेशन ऑन द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो अपना जो बिल है या अपनी एडवाइस भेजते हैं किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति है वो एक बार उसको वापस चाहे तो वो भेज सकता है, चाहे तो वो भेज सकता है, लेकिन अगर उसने भेज दिया और मंत्रिमंडल है, आमतौर पे क्या होता है कि उस केस में फिर क्या है कि दोबारा ही विचार करता है और वो मना कर देते हैं, वो मंत्रिमंडल आगे जाता नहीं है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल गो अहेड कर दिया, मंत्रिमंडल ने अगर गो अहेड कर दिया तो राष्ट्रपति को फिर साइन करने ही करने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हुआ इसका, बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगर आपको कुछ ध्यान से और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो जो पीडीएफ है उसमें पूरी डिटेल दी हुई है, पीडीएफ में एक एक सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो वो आप जरूर पढ़ सकते हैं। पीडीएफ उन स्टूडेंट को मिलता है जो कि जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं क्वेश्चन ये इस पर्टिकुलर सेशन में, लेकिन अगर आप ये सारे समझेंगे तो बहुत आसान सा लगेगा। पार्लियामेंट बाय लॉ, क्या है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेशन में है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकते हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या दिया हुआ है पहला स्टेटमेंट, कि पार्लियामेंट बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर है कि वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड जुड़े हुए मामलों पे कानून बना सकते हैं और उसको रेगुलेट कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ दूसरी स्टेटमेंट में, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। ये स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्र जो एक्चुअल में क्या होता है कि सारे जो डाउट होते हैं वो फाइनली किसके पास जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये फाइनल अथॉरिटी है और डिसीजन उसका फाइनल होगा कि कोई इलेक्शन है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है, सारे डिस्प्यूट वहीं से सोल्व होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जगह यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पूछा है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे है स्टेटमेंट बी गलत हो गई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्टेटमेंट दूसरी गलत हो गई है, आंसर हो जाएगा इसका बी।
ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। ये एक होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब पूरे देश के ऊपर होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड। तो आप देखते हैं कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहली स्टेटमेंट है The chairman and member of the state human rights commission are appointed by the president। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि चेयरमैन है और मेंबर है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, वो अपॉइंटमेंट किसके जरिए किए जाते हैं? वो गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट के, और जो नेशनल होता है उसके राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है ये गलत हो गई है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, इफ एनी केस इज ऑलरेडी बीइंग इंक्वायर्ड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन then the state human rights commission does not inquire into that case, where if the case is being inquired by any other statutory commission, then the state human rights commission can inquire into that case। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर क्या है कि कोई दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडी है, दूसरी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर वो इंक्वायर कर रही है तो फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें इंक्वायरी नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट गलत हो गई है। मतलब कि ये जो दूसरी लाइन है ना, कि अगर दूसरा कोई इंक्वायरी कमीशन कर रहा है, स्टेट कमीशन, चाहे वो महिला आयोग भी क्यों ना हो, वुमेन कमीशन हो सकता है, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो फिर ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उसमें इंक्वायरी नहीं करेगा। तीसरी स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है, ये एक्ट के जरिए बनी हुई है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। अब देखिए चौथी स्टेटमेंट। चौथी स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, फिर क्या है, टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लीगल सेफगार्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, तो ये क्या, इसका काम क्या है एक्चुअल में, क्या है ये काम क्या है? तो ऑब्वियसली कि इसका जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई जो दूसरे लीगल सेफगार्ड है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उनका रिव्यू करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये उनका रिव्यू करता है। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका 304। व्हाट पर्पस डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन नेसेसरीली सर्व। देश का संविधान किस उद्देश्य की पूर्ति हमेशा करेगा? किस उद्देश्य की पूर्ति है वो हमेशा करेगा? तो इसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। इट मे अलाउ बेटर कोऑर्डिनेशन इन द नेशन अमंग इंडिविजुअल। और पूछा क्या आपको, देखिए नीचे, पहले आप नीचे भी देख सकते हैं कि पूछा क्या था, सिलेक्ट द कोड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कोड क्या होगा। और क्या दिया हुआ है कि स्टेटमेंट दी हुई है 4। अब 4 स्टेटमेंट में से आपको ये देखना है कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो देखिए पहली क्या है कि ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इट में अलाउ बेटर कोऑर्डिनेशन इन नेशन अमंग इंडिविजुअल, कि लोगों के बीच में आपसी समन्वय हो, ये इस बात को सुनिश्चित करता है डिफरेंट राइट्स के जरिए और फंडामेंटल राइट के जरिए या कानून के जरिए। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है और जनरल स्टेटमेंट में। दूसरी देख लेते हैं, स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन ए सोसाइटी, कि किसके पास पावर होगी, क्या स्टेट के पास पावर होगी, सेंटर के पास में पावर होगी। तो इस तरह के जो संविधान होते हैं देशों के, वो एक्चुअल में ये डिसाइड करते हैं कि पावर किसके पास होगी सोसाइटी में। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ये इस तरह की चीजें करेंगे। तीसरा देखिए, सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। सिटीजन के ऊपर गवर्नमेंट किस तरह के कोई रोक टोक लगा सकती है, जैसे कि फंडामेंटल राइट है तो वो किस तरह के मुद्दों पे फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे, या कौन से फंडामेंटल राइट होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन से एब्सोल्यूट पावर होगी, कौन सी नहीं होगी। तो संविधान है इस बात के लिए इजाजत दे सकता है। इस बात को आमतौर पर किया जाता है हर देश के संविधान में, अगर आप देखेंगे तो ये चीजें मिलेगी आपको। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है या नेसेसिटी होती है एक कॉन्स्टिट्यूशन होने की। ठीक है, चौथी देखिए क्या स्टेटमेंट दी हुई है, इट अलाउज पीपल टू बैन ऑटोक्रेसी एंड अडॉप्ट डेमोक्रेसी। अडॉप्ट डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे जो चौथी स्टेटमेंट है, अगर आपको पूरा समझना है तो उस चौथी स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है। इट अलाउज पीपल टू बैन, अगर हम देखें नॉर्थ कोरिया का भी संविधान है,
सीरिया का भी संविधान है, पाकिस्तान का भी संविधान है। कुछ ऐसे देश है जहां की ऑटोक्रेसी है, वो पार्ट है संविधान का, वो पार्ट है। चाइना का भी देखिए आप, तो वो एक किसी से पार्ट बन गया कि यही आपका शासक होगा। तो ये हमेशा नेसेसरी नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन होता कि डेमोक्रेसी में क्या चाहिए, तो डेमोक्रेसी में तो ये चाहिए, लेकिन कुछ संविधान ऐसे होते हैं जो ऑटोक्रेटिक भी होते हैं। ठीक है, तो ये राइट है। इसका जो फोर्थ स्टेटमेंट वो ट्रू नहीं है हमेशा के लिए। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, 1 2 3 सी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका पूरा डिटेल आंसर है वो भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास पीडीएफ वगैरह है तो कुछ देशों के एग्जाम्पल लिए हुए हैं, नॉर्थ कोरिया है, मोरक्को है, सीरिया है, लीबिया है, जहां पे कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इसको करेक्ट साबित नहीं कर रही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आज थोड़े से क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर सेशन में क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन बाद में आपको जो, क्योंकि ये यूपीएससी की टारगेट नहीं है, इसमें क्या है कि जो स्टेट पीसीएस और बाकी सारे जो एग्जाम होते हैं वो एक टारगेटेड है। ठीक है, हालांकि कुछ क्वेश्चन आप यूपीएससी के लेवल के भी आप इसमें देख सकते हैं। All high courts in India have a territorial jurisdiction confined to a state. क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट क्या करेक्ट है या नहीं है, क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल हाई कोर्ट इन इंडिया हैव ए टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कन्फाइंड टू ए सिंगल स्टेट। क्या एक हाई कोर्ट एक ही स्टेट का होता है, ऐसा तो नहीं है। अगर आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट देखेंगे तो आपको 2 राज्यों का और एक केंद्र शासित प्रदेश 2+1 का है, तो सिंगल स्टेट तो ये नहीं हुआ। तो इसका राइट ये क्या हुआ, स्टेटमेंट गलत हो गई है। ये स्टेटमेंट क्या है, वो गलत हो गई है। दूसरा कर लेते हैं, दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अज्यूम द नेम ऑफ सेशन कोर्ट्स व्हेन दे डील विद द मैटर कंसर्निंग क्रिमिनल केसेस। जो सेशन कोर्ट होते हैं ना वो क्रिमिनल केसेस को ही डील करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वो सेशन कोर्ट हो जाएगा जब वो क्रिमिनल केसेस को डील करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो क्या होगा इसका आंसर, बी इसका आंसर हो जाएगा, बी है इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, और आगे पूरा आपको डिटेल आंसर चाहिए तो यहां पे आपको पीडीएफ में वो आंसर मिलेगा, जिसमें कि एक टिपिकल एग्जांपल दिया हुआ है पहले जो स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड, कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ना वो गोवा का भी है, दादरा नगर हवेली का भी है, दमन एंड दीव का भी है, महाराष्ट्र का भी है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, कुछ एग्जांपल आपको पूरा दिया होगा, और पूरा सीआरपीसी में क्या है सेशन कोर्ट का मतलब और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब, ये आपको थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है, ये बात कहाँ पे लिखी है। ठीक है, और सेशन कोर्ट की जगह पे और क्या वर्ड हो सकता है, मतलब आप थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, वरना इस क्वेश्चन से स्पेसिफिक इतना ही काफी है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special grounds। क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि which of the following denotes awarding a lesser sentence, कि कम सजा, जो सजा एक्चुअल में होनी चाहिए ओरिजिनली अवार्डेड है उसकी तुलना में उसको कम कर दिया गया है किसी स्पेशल आधार पे। और स्पेशल आधार क्या हो सकता है, जैसे कोई गर्भवती है या विकलांग है, तो जो विकलांग है, गर्भवती है, ऐसी चीजों में अगर उसको अगर कोई राहत दी गई है तो वो क्या कहलाती है, रिस्पाइट है, कम्यूट है, रिमिशन है और पार्डन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है रिस्पाइट करना। ये थोड़े एक टेक्निकल टर्म है, 3-4 है, वो आपको अगर आपने हमारी थ्योरी क्लासेस पढ़ी है तो उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि जो प्रेसिडेंट की पावर और गवर्नर की पावर है उसमें इन चीजों का क्या क्या मतलब है, और मैंने काफी एग्जाम्पल भी दिए उस केस में कि कब कब ऐसा ये हुआ है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 307। क्वेश्चन नंबर 307, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पहली बार, ये कई एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। बताना है आपको कि पहले कोई मुख्यमंत्री था और बाद में प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन कोई ऐसा 4 ऑप्शन में भी है जो पहले मुख्यमंत्री कभी नहीं था। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो मुरारजी देसाई है वो पहले मुख्यमंत्री थे मुंबई स्टेट के। उसके बाद चंद्रशेखर नहीं थे, बलिया से आते थे और एक किस्म से बलिया से हमेशा जीतते थे यूपी से, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं थे, बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर बने। हालात ऐसे हो गए थे, 3-4 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उसी टाइम में सरकार को सोने गिरवे रखना पड़ा, मतलब जो विपक्ष है वो बिखर सा गया था।
और इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं थी, खाड़ी का युद्ध भी चल रहा था उस दौरान, ठीक है। इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया था। चलो उस स्टोरी पे मैं नहीं जाता। अगला है वीपी सिंह। वीपी सिंह है यूपी के सीएम रह चुके थे, और पीवी नरसिम्हा राव है वो आंध्र प्रदेश के। तो इनफैक्ट राइट आंसर क्या हुआ इसका? राइट आंसर है वो इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया 308। क्वेश्चन नंबर 308 आ गया है, और इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। A motion moved by a member in a legislature when it is desired to have a discussion on a matter of urgent public importance is called। कि किसी विधानसभा में सार्वजनिक महत्व का मामला है, उस पर चर्चा के लिए कोई प्रस्ताव आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं, देखो अगर कोई मुद्दे चल रहे हैं, सदन का यूजुअल बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि मान लो कोरोना के ऊपर एकदम डिस्कशन करवाना है, तो उसको क्या है कि पूरे जो पहले जो चल रहा था कामकाज उसको रोकना है, उसको स्थगित करवाना है, तो क्या आएगा फिर? स्थगन प्रस्ताव आएगा। स्थगन प्रस्ताव आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा समझ कर भी आप चीजों को समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिक नाम क्या है? एडजॉर्नमेंट मोशन, मतलब एडजॉर्न कर देना, स्थगित कर देना, कोई चीज चल रही है तो अब क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका, और आमतौर पे जो होता है ना एडजॉर्नमेंट मोशन, वो शाम के टाइम ही होता है, क्योंकि सुबह सारा काम निपटा कर और फिर क्या है कि वो जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उसकी अनुमति देता है कि भाई इस टाइम में आज डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 309। क्वेश्चन नंबर 309 आपके सामने है क्वेश्चन कि मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, कि ज्यादातर भारतीय संविधान के जो फीचर्स हैं वो अमेंड या संशोधन किए जा सकते हैं। वो कौन सा, वो किस तरीके से किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पार्लियामेंट से अकेले से किए जा सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर एक्टिंग टुगेदर, या विद द ज्वाइंट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, या ओनली ऑन रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि बाय पार्लियामेंट अलोन। बाकी ज्यादातर क्या होते हैं कि बाय पार्लियामेंट अलोन हो जाते हैं, राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं होती जो पार्लियामेंट के मुद्दे होते हैं भारतीय संविधान में। और स्टेट के पास तो वैसे ही क्या है कि बिना पार्लियामेंट के वैसे ही पावर नहीं है, तो पार्लियामेंट से गुजर कर जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए क्वेश्चन की, आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट एज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, safeguard which is not provided to the person accused of crime under article 20। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और आप थोड़ा सा इसको समझिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, समझने की भी कोशिश कीजिए। क्या है इस क्वेश्चन में? आर्टिकल 20 से रिलेटेड है कि आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 है, वो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर किसी ने अपराध कर दिया है तो उसके भी फंडामेंटल राइट होते हैं, उसके भी एक फंडामेंटल राइट होते हैं, उससे रिलेटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये स्टेटमेंट बोल रही है। सेफ गार्ड विच इज नॉट प्रोवाइडेड टू द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम अंडर आर्टिकल 20। कौन से सेफ गार्ड है वो उसको प्रोवाइडेड नहीं है, उसको प्रोवाइड नहीं है, तो बताइए कौन सा होगा? तो पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है डबल जियोपार्डी, तीसरा प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसको मैं समझा देता हूं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है? वो लॉ कि जो मान लो क्राइम किया है उसने आज, और उसके बाद 2 साल के बाद को कानून बनता है, तो वो काउंट न हो, मतलब पीछे की चीज काउंट न हो जाए। जब से उसने क्राइम किया है और बाद में कानून बनाकर चीजें चेंज हो जाती है। आज मान लो कोई है वो नकल मार रहा है, उसको 6 महीने की सजा है, लेकिन 2 साल के बाद हो जाता है मृत्यु दंड, तो क्या पीछे की सजा मिल जाए? उसने क्राइम किया था पहले, कोई सजा उसको बाद में मिल सकती है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब है कि एक ही जो अपराध है उसके लिए 2 बार सजा न मिल जाए, एक अपराध के लिए कोई 2 बार सजा न मिले, तो ये क्या हो जाता है? डबल जियोपार्डी, ठीक है। जैसे कि आशुराम बापू है, उसने कोई कांड किया और आज के टाइम में वो क्या है कि जेल में है। मान लो क्या है कि उसको उसके ऊपर 3-4 टाइप के अपराध चल रहे हैं, उसी टाइप के चल रहे हैं,
तो क्या उसी टाइप के अपराध के लिए ज्यादा सजा हो सकती है? राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना है, 24 घंटे के सामने प्रोड्यूस करना है। तो क्या ये आर्टिकल 20 के आता है? ये आर्टिकल 20 के अंदर तो आता ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 310 का डी आंसर हो जाएगा। 310 है वो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 20 आर्टिकल 20 के अंतर्गत नहीं आता। तो इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं कि राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 इज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22, नोट अंडर आर्टिकल 20। तो ये 20 के तहत है वो नहीं है, ये 22 के तहत है। बाकी चीजें तीनों जो थी वो ठीक है, जो आर्टिकल 20 है ना उससे रिलेटेड जो 3 चीजें थी वो ठीक है, लेकिन पहला ठीक नहीं है, ठीक है ना। वो ऑप्शन डी है वो गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टेट इन राज्यसभा इज अकॉर्डिंग टू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टेट इन राज्यसभा इज अकॉर्डिंग टू किसके आधार पे है? जब हमने पिछले सेशन किया था उसमें भी इसके आगे पीछे क्वेश्चन था कि राज्यसभा में जो सीटें होती है वो किस आधार पे होती है। तो जैसे यूपी है, यूपी की सीटें ज्यादा हरियाणा की तुलना में, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा सीटें होती हैं। तो रिप्रेजेंटेशन है किसी स्टेट का राज्यसभा में वो उसकी पॉपुलेशन के आधार पे है। वो क्या है? उसके पॉपुलेशन के आधार पे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जो हमने पीडीएफ दिए हुए हैं उस पीडीएफ में जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के नीचे ही एक्सप्लेनेशन और आंसर है। तो जिस बच्चे को तो थोड़ा दिक्कत आ रही है समझने में, वो क्या है कि पहले आंसर और सॉल्यूशन देख ले और उसके बाद वो स्टैंडर्ड किताबों को फॉलो करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, कोई भी आंसर गलत नहीं है, ये मत सोचना गलत है। यहाँ पे क्या अगर किसी को दिक्कत है ना तो वो पीडीएफ का सहारा लेकर उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन, देखो यहाँ पे पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है। जो पीछे क्वेश्चन था उसमें पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई थी, तो उसका रेफरेंस ले डिटेल का। और फिर भी दिक्कत है तो वो स्टैंडर्ड किताब को देखिए, उसके क्वेश्चन को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इसमें जो 4th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, 4th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, अलोकेशन ऑफ सीट है स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी में भी सीट होती है और क्या है, स्टेट में भी सीट होती है। अलोकेशन ऑफ सीट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कंसिस्ट ऑफ, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो उसका संबंध किससे है? उसमें क्या है? चेयरमैन एंड 5 मेंबर, चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी एंड 5 मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 5 मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी एंड 5 मेंबर। तो बताइए कि कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, क्योंकि चेयरमैन होता है, ठीक है, और क्या होता है, मेंबर सेक्रेटरी, और 5 मेंबर होते हैं। ये इसका कंपोजिशन होता है। इसकी पूरी डिटेल कंपोजिशन में है कि कब बना, ये 1990 में बना था। और उसके बाद एक चेयरमैन होता है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको नॉमिनेट करती है। 5 मेंबर होते हैं इसको नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और डिफरेंट डिफरेंट जिनकी एबिलिटी हो, जिनकी इंटीग्रिटी हो, अलग अलग मामलों में, ट्रेड हो, यूनियनिज्म हो, अलग मामलों में। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए कि मेंबर सेक्रेटरी भी होगा नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो क्या है कि एक्सपर्ट भी होना चाहिए मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और एक आईएएस ऑफिसर होगा, वो सिविल सर्विसेज कैडर का होना चाहिए। तो ये उसकी कंपोजिशन है पूरे की। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 313 है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन हो सकते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन के कुछ मुश्किल लग रहे हो, लेकिन एक्चुअली में क्या क्वेश्चन सारे मिक्स हैं। कुछ सेशन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़े आसान होते हैं, जो सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकें, ज़्यादा आंसर दे पाएँ। कुछ ऐसे होते हैं जिन बच्चों का लेवल हाई होता है, तो उनको भी एक ध्यान में रखना होता है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने की एबिलिटी भी रखते हैं। विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, which type of majority is required for the proclamation of an emergency under 352? जो 352 के तहत मतलब नेशनल इमरजेंसी लगती है, उस टाइम में मेजोरिटी क्या चाहिए? क्या सिंपल मेजोरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए? ये जो मेजोरिटी की टाइप है ना, बहुत डिटेल में मैंने कवर किया थ्योरी क्लासेस में, वो भी आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्पेशल मेजोरिटी, मतलब कि जो स्पेशल मेजोरिटी कौन सी होती है, 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट होंगे उनका 2/3 भाग है वो वोट है उसके अगेंस्ट होना चाहिए। वो कहने का मतलब है कि 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए तभी इमरजेंसी लग सकती है, वरना नहीं चाहिए। 2/3 कौन से, जो प्रेजेंट है उसमें, और प्रेजेंट कितने होना चाहिए, 50% से ज्यादा टोटल स्ट्रेंथ का, और दोनों हाउसेस में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पीएमओ के बारे में डिस्कशन है ये, आप बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं, अखबारों में आते रहते हैं, पीएमओ ने ये बोला, पीएमओ ने ये बोला, उसकी स्टेटमेंट आई। तो ये पीएमओ है क्या, और आज के टाइम में भी काफी चर्चा है, क्योंकि पूरा जो कोरोना वगैरह और बाकी जो चीजें चल रही है उससे रिलेटेड वहां पे पूरी डिस्कशन है, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं कोरोना से रिलेटेड। तो क्या है ये, इट इज ए स्टाफ एजेंसी टू प्राइम मिनिस्टर, it is a statutory body, it has no attached and subordinate office under it, it has been given the status of department। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये कोई एक्ट के जरिए नहीं बनी है। तो राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। पीएमओ है वो एक स्टाफ एजेंसी है, स्टाफ का मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ना, उनके जो कर्मचारी है उस पर्टिकुलर ऑफिस में, और उसके नीचे पीएमओ के नीचे ऐसा कोई और अलग डिपार्टमेंट नहीं है, वो अपने आप में एक डिपार्टमेंट है, उसके नीचे कोई सबॉर्डिनेट ऑफिस नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसको जो एक डिपार्टमेंट का स्टेटस मिला हुआ है, इसको एक डिपार्टमेंट का स्टेटस है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यही आंसर इसका इनकरेक्ट है, बाकी सारे इसके फीचर हैं। और पीएमओ एंजॉय द स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, ये इसका कोड है कि किसके तहत इसको एंजॉय ये कर रहा है, डिपार्टमेंट बनाया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन कि बिल्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। क्वेश्चन है कि बिल दैट कैन नॉट बी रिटर्न टू प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकते, जो पार्लियामेंट बिल पास कर दिया, पार्लियामेंट ने बिल पास किया, प्रेसिडेंट के पास गए, अब वो रिटर्न नहीं कर सकता, किसके पास, वापस पार्लियामेंट के पास में। तो आपको बताना वो कौन से बिल होते हैं। तो एक होता है मनी बिल, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद ही उसकी अनुमति दी होती है, इसलिए वो मनी बिल वापस पार्लियामेंट के पास नहीं भेज सकता रिकंसिडरेशन के लिए। दूसरा कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 2/3 सदस्य जब पास कर रहे हैं किसी चीज को, तो अब राष्ट्रपति को उचित नहीं है कि वो उसके बीच में कोई रोड़ा अटकाए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं भेजेगा, उसको साइन करना पड़ेगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी देना कितने के आंसर आपके करेक्ट हुए, क्या आप 40+ हो गए। आगे देखिए पूरी डिटेल इसकी कि क्यों नहीं भेजा जा रहा, क्यों भेजा जा रहा है, आप पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने आपको ऊपर से बता दिए। आगे देखिए, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोबारा समझिए क्वेश्चन को कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो सरकार है, देखो सरकार है और जुडिशरी ये दो अलग अलग है, और बिल्कुल अलग अलग होना ही अच्छी बात है। मतलब कोई जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, या सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो सरकार का एक भाग नहीं हो सकता, वो सरकार के कामकाज की वो वैसे झूठी तारीफ नहीं कर सकता। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कुछ एक जजेस होते हैं, वो सरकार को खुश करने की भी कोशिश करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद में उनको कुछ मिल जाए, तो वो बड़ा खतरनाक सिग्नल है। दो अलग अलग अंग है, और वो लोगों को लगने भी चाहिए, लोगों को ये नजर भी आना चाहिए कि भाई देखो जुडिशरी है, अगर जुडिशरी से हमें राहत मिलने की उम्मीद है अगर सरकार कोई चीज नहीं कर रही है, तो न कि सरकार के हाँ में हाँ मिला दे, तो डेंजरस हो जाएगा। तो आपको बताना है कि ये किस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका ये इंपॉर्टेंट सबमिशन है। क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अंडर आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, ये इस चीज को बताता है। स्टेट shall take steps to separate the judiciary from executive in public services of the state। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर ऑब्वियसली क्या है कि सी था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ गए हैं।
क्या दिया हुआ है कि ए बिल टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस इन। देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बिल टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या आइदर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी। प्रोसेस समझ लीजिए कि जो प्रेसिडेंट है उसकी रिकमेंडेशन से ही पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, एक तो ये बात है। और प्रेसिडेंट है पहले भेजेंगे किसको? वो उस राज्य की या राज्यों की, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य की या राज्यों की विधानसभा को, मतलब वहां के लेजिस्लेचर को भेजेंगे ये उनकी राय लेने के लिए कि आप क्या सोचते हैं। मान लो उसने उस पर्टिकुलर विधानसभा ने या विधानसभाओं ने उन राज्यों की वो पास नहीं किया, वो प्रस्ताव पास नहीं किया, तो क्या होगा? तो भी वो माना जाएगा, पास ही माना जाएगा। इसका मतलब कि सिर्फ उनका रिकमेंड, उनको एक बार भेजना है, भेज के बाद उसका व्यू पॉइंट जानना है। व्यू पॉइंट जानने के लिए जैसे उसका व्यू पॉइंट आ जाएगा प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से, अब सदन के किसी भी हाउस में बिल है वो आ जाएगा चर्चा के लिए। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। In regard to a bill under Article 3, there are two conditions. Firstly, no bill shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of the president. और दूसरा, where proposal contained in the bill affects area, boundaries and name of any of the states, bill has to be referred by the president to the legislature of the state for expressing its views thereon. ये इसकी पूरी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, आगे देखिए क्या है। Which among the following was the member of फजल अली कमीशन? आपको बताना है कि फजल अली कमीशन, आपको पता होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन, उस स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कमीशन बनाया गया था, फजल अली कमीशन था, राज्यों के बताने के लिए कि राज्य नए बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, किस आधार पर बने, इस मुद्दे के लिए। तो बताना आपको जो चार ऑप्शन दिए हुए कि कौन सा इसमें उसका सदस्य था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एच.एन. कुंजरू इनके सदस्य थे। तो 22 दिसंबर 1953 को जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन अपॉइंटमेंट किया था फजल अली के नेतृत्व में, जिसको कि फजल अली कमीशन बोला जाता है। दो मेंबर थे इसके, के.एम. पानीकर थे और एच.एन. कुंजरू थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और जो विशेष और क्लेम्स अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजन से उनके मुद्दों पे, और ये इट वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सम ऑफ द रिकमेंडेशन वर इम्प्लीमेंटेड इन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। बहुत सारे रिकमेंडेशन में कुछ मान ली गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 319, और क्या दिया हुआ इसमें? ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एम्प्लॉयर टू गिव मैटरनिटी बेनिफिट टू इट्स एम्प्लॉय? मैटरनिटी बेनिफिट समझ में आ गई होगी। बात क्या है कि मातृत्व लाभ, छुट्टियां देना, अगर कोई गर्भवती है या उसके हस्बैंड को भी, जो छुट्टियां देने वाला हिसाब किताब है, ठीक है, मैटरनिटी लीव से रिलेटेड, वो कर्मचारियों को कौन सा आर्टिकल है उसमें इसका जिक्र है, कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 42। ये जो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके थोड़े रट्टे मार लेने हैं कि 44 तो बहुत बार जिक्र भी हमने किया है इस पर्टिकुलर इन सेशन में, 42 भी कर दिया। लगभग सारे आर्टिकल ऑटोमेटिकली डिस्कशन भी हो जाएंगे जब ये 20,000 क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट्स के, जनरल स्टडी के, तो उसमें कहीं कहीं ये सारे डिस्कशन भी हो जाएंगे एक एक करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 320 दिया हुआ है। 320, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हैज नो एमपी फ्रॉम राज्यसभा? पार्लियामेंट के कामकाज को देखो, वैसे तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, 500 से ज्यादा मेंबर होते हैं, उनको उनके साथ हर मुद्दे पर डिस्कशन नहीं हो सकती, तो इसलिए पहले कमेटियां बना देते हैं ताकि कामकाज करने में आसानी हो। तो बताना आपको कि राज्यसभा का कौन सा मेंबर नहीं है, राज्यसभा से मेंबर नहीं होंगे, किस कमेटी में नहीं होंगे? तो इसका बताइए कि क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर है वो है बी, एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स बजट से रिलेटेड, आप इसको कनेक्ट कीजिए। एस्टिमेट किसका होता है? बजट से रिलेटेड होता है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दों पे, और फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दे है वो किसका काम होता है? लोकसभा का काम होता है, राज्यसभा का काम नहीं होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इसमें ये फाइनेंशियल कमेटी है जो कि संविधान की है। इट इज वन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी भी होती है ये,
दो टाइप की होती है, एक एडहॉक कमेटी और परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी। तो इस परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी है। पर्पज ऑफ दिस कमेटी इज टू एग्जामिन द एस्टिमेट इंक्लूडेड इन द बजट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। ठीक है, और इसके 30 सदस्य होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच हिस्टोरिकल वर्क वर द वर्क सत्यमेव जयते अपीयरिंग अंडर नेशनल एम्बलम टेकन। आपने जो 1 रुपए का सिक्का होता है या नेशनल एम्बलम आपने नोट पे भी देखा होगा, तो बताना आपको नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा होता है, उसका सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, वो कहां से लिया गया है, वो कहां से लिया गया है? तो ये रट्टे वाली चीज आ गई आपके सामने। ये लिया गया है मुंडिका उपनिषद से लिया गया है ये, और ये नेशनल मोटो ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 है, उसमें अडॉप्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 322 आ गया है, और इस क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में अपने आप को हटा देता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। क्या है इस क्वेश्चन में कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? आप तीनों स्टेटमेंट को देखिए और फिर आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट है इन सब में करेक्ट है, कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट और देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट बट नॉट अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? संविधान है वो इंडिविजुअल के जो राइट होते हैं ना, वो स्टेट से प्रोटेक्ट करवाता है उसको, मतलब स्टेट के अगेंस्ट है। उस सरकार है उसके साथ न्याय न करे, उसका एक्सप्लॉइट न करे, उसके लिए एक इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट होते हैं। तो अगर कोई दूसरा करे तो क्या फंडामेंटल राइट है? फिर दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा देखिए, पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया इज ए फंडामेंटल राइट अप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स। कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना क्या फंडामेंटल राइट है? अप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन, और सारे नागरिकों पे लागू है क्या? ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है और पहली स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं है। ठीक है, इसका तो कोई केस था जिसने कि हाईकोर्ट ने, किसी हाईकोर्ट ने, अभी मैं बताऊंगा आगे, उसने इंटरप्रिटेशन दिया कि ये पोस्ट डालना भी फंडामेंटल राइट है। दूसरा ये जो बीच वाला दिया हुआ है ना, ये आपने देखा होगा कि जैसे छुआछूत है, आर्टिकल नंबर 17, ये एक क्लासिकल एग्जांपल है इसको समझने के लिए कि मान लो स्टेट तो आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहा है, लेकिन क्या किसी को राइट है दूसरा आदमी जात के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करे? तो आपको पता होगा कि अनटचेबिलिटी वो है ही उस आधार पर कि दूसरों से भी बचाता है, इंडिविजुअल से भी बचाता है, न कि स्टेट से। तो ये क्लासिकल एग्जांपल है आर्टिकल 17 छुआछूत वाला, जिसमें कि ये आपको ये समझ में आएगा। दूसरी बात, दूसरे नंबर की लाइन। और पहली क्या है कि फंडामेंटल राइट ऑब्वियसली क्या है कि जो आर्बिट्री और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज की वो राज्य उतना ताकतवर न हो जाए कि लोगों के साथ भेदभाव करना स्टार्ट कर दे। कई बार होता है ना, ऑटोक्रेसी इतनी आ जाती है कि नागरिकों को समझती नहीं है कुछ सरकारें। तो इसका राइट आंसर है पहला और तीसरा। ठीक है, अब देखिए इसमें त्रिपुरा हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है। इन ए लैंडमार्क ऑर्डर हाईकोर्ट ऑफ त्रिपुरा ऑर्डर द पुलिस टू refrain फ्रॉम prosecuting a man who was earlier arrested over a social media post. The Chief Justice in his order broadly remarked that posting on social media was tantamount to a fundamental right applicable to all citizens including government employee. तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी डालकर, मतलब ये जजमेंट हाई कोर्ट का है, तो आप इसको इस संदर्भ में देखिए कि ऐसे चीजें करंट अफेयर्स के हिसाब से फंडामेंटल राइट को अपने जो स्टेटमेंट होगी आपको अलग अलग समय पर अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करनी होती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। अब चलिए देखिए क्या दिया हुआ है कि द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महाभियोग चलाना। अभी थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी इम्पीचमेंट है, वो प्रोसीजर चला था, हालांकि उसमें बच गए थे। हो सकता है अब वो सोच रहे हो कि इससे अच्छा इम्पीचमेंट हो जाता है, एक कोरोना वाली बुराई तो नहीं लेनी पड़ती उनको,
क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका उसको ऐसे निकम्मे राष्ट्रपति के रूप में याद रखे जो कि उसने अमेरिका को ऐसी महामारी के जंजाल में फंसा दिया जिसमें कि लाखों लोग मारे गए। ऐसा हो सकता है, हजारों तो हो गए हैं, लाखों हो सकते हैं। तो वो उसका जो ठीकरा है बद इंतजामी का, वो ट्रंप पे फूट सकता है। और इससे पहले कि वो उसके उनके ऊपर इम्पीचमेंट था, तो कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। ये याद रखने के स्पेक्ट से हो सकता है, ठीक है। या जो दिया हुआ है ऑब्वियसली क्या है कि कुछ एक फीचर्स होते हैं जो आपको याद ही रखने हैं रट्टे मारने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आ गया, और ये आर्टिकल 61 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कई बार ये भी आ जाता है कि कौन से आर्टिकल में है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आगे देखिए क्वेश्चन आ गया है कि प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ। हमारा जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें किस शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो बताना कि क्या चीज नहीं लिखी हुई है। आपको कंठस्थ होना चाहिए प्रीएम्बल, ज्यादातर उसकी चीजें, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटा सा ही है लेकिन क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर? ठीक है, इसका राइट आंसर है अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब जो मताधिकार है 18 साल से ऊपर वाला, इस चीज का कोई जिक्र नहीं है वहां पे। बाकी जस्टिस, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, इन सब का जिक्र है। तो पूछा जिक्र किसका नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 325 आपके सामने आ गया, और क्या है इस क्वेश्चन में कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस। हाई कोर्ट के जजेस है वो कब तक उनके पद पे बने रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा कि जब तक कि उनकी 62 ईयर्स की एज होती है। तो यहाँ पे 62 ईयर्स की एज होती है, और जो सुप्रीम कोर्ट होती है वहां पे 65 की है। हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी चल रही है इसके ऊपर, जजेस इतने है नहीं, जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? बी। व्हाट काइंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। भारत का संविधान किस तरह का है? फेडरल है, ओनली यूनिटरी है, ओनली पार्लियामेंट्री है, फेडरल इन फॉर्म है, यूनिटरी इन स्पिरिट। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। इसका डी है। फेडरल मतलब राज्यों का अलग लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट अलग होती है, स्टेट की लिस्ट अलग होती है, राज्य सरकारें अलग होती है, केंद्र की सरकारें अलग होती है। सेपरेशन ऑफ पावर भी है, मतलब राज्यों के पास अलग टाइप की पावर है, पुलिस राज्यों का अधिकार है, केंद्र का अधिकार अलग है। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल है, तो यहाँ पे जो कंट्रोल है ना ज्यादा सेंटर का है, जैसे कनाडा में उसी तरह से कंट्रोल है सेंटर का। ठीक है, तो भले ही फेडरल हो, जैसे अमेरिका में फेडरल है लेकिन बिल्कुल साफ साफ है, वहां पे फेडरल राज्यों के पास पावर बहुत है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में नहीं है। तो ये फेडरल इन फॉर्म है लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट है, वो बोला जाता है। आगे देखिए, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड सेकुलर अपीयर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सेकुलर धर्म निरपेक्षता को बोलते हैं, संविधान में कितनी बार आया है? संविधान में इसका जिक्र है वो कितनी बार आया है सेकुलर वर्ड का? तो एक तो आता है प्रीएम्बल में, जब ये संविधान में संशोधन किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन में, तो ये वर्ड है वो ऐड कर दिया गया था। दूसरा क्या है कि जब आर्टिकल 26 फंडामेंटल राइट की बात करते हैं वहां पे भी एक बार जिक्र है, तो ये 2 बार जिक्र है इसका। ठीक है, इसका 2 बार जिक्र है। प्रियम्बल एंड आर्टिकल 25A, सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन बाय स्टेट। ठीक है, तो 2 जगह पे इसका जिक्र। आगे देखिए क्वेश्चन आ गया, हु गवर्न्स द यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। चंडीगढ़ है उसका संचालन कौन करता है, मतलब उसका कौन उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर है। वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अदा किया जाता है पंजाब के राज्यपाल द्वारा, लेकिन है एडमिनिस्ट्रेटर का रोल ना। ठीक है, तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थ्रो एडवाइजर इक्वल टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, यूनियन टेरिटरी आर स्पेसिफाइड इन। यूनियन टेरिटरी आर स्पेसिफाइड इन कौन से शेड्यूल में? यूनियन टेरिटरी का जिक्र कौन से शेड्यूल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ही शेड्यूल में। पहले ही शेड्यूल में देखिए ऐसा लिखा होगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल इज नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, और फिर है नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट, की कहां तक उसकी प्रोविजन है। ठीक है, तो ऐसा लिखा होगा फर्स्ट शेड्यूल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए, विच यूनियन टेरिटरी हैज इट्स ओन हाई कोर्ट। कौन से का अपना एक हाई कोर्ट है?
कौन से का अपना एक हाई कोर्ट है, तो इसका आंसर दीजिए। यह है केजरीवाल के राज्य यूनियन टेरिटरी का, वो है हाई कोर्ट दिल्ली का। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी का अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो अटैच्ड है किसी राज्य के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम है वो कहां पे, कौन सा आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड? ठीक है, राइट टू फ्रीडम है वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 से 22 है, वहां पे इसका राइट टू फ्रीडम का जिक्र है। 19, 20, 21 ए और 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे जिक्र करता है राइट टू फ्रीडम गारंटीज फ्रीडम फॉर सिटीजन टू लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी अमंग अदर थिंग्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 332। क्वेश्चन नंबर 332 में क्या है? Which of the following are compulsory provision of 73rd Constitutional Amendment Act? बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, कहने का मतलब समझने वाला क्वेश्चन है। एक तो ये वर्ड है इंपॉर्टेंट 73rd कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो पंचायती राज से रिलेटेड है, आपको पता होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है कंपल्सरी प्रोविजन। दो टाइप के प्रोविजन होते हैं, एक कंपल्सरी होते हैं और एक ऑप्शनल होते हैं। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, दूसरा नहीं करना चाहिए तो नहीं करें, मतलब राज्यों पे छोड़ दिया गया। थोड़ा सा जो फेडरल करेक्टर है उसको इंपॉर्टेंस दी गई है इसमें, ताकि राज्य नाराज ना हो जाए, वरना पास ही नहीं होता। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट पास ही नहीं होता ना। कंपल्सरी प्रोविजन के बारे में बात हुई है कि कौन से कंपल्सरी प्रोविजन है 73rd अमेंड के 73rd कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। पहला है रिजर्वेशन है 1/3 महिलाओं से रिलेटेड पंचायतों में तीनों लेवल पे, पंचायत स्तर पर भी, ग्राम पंचायत पे और ब्लॉक समिति पे और जिला परिषद पे। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहले पढ़ लो करेक्ट कौन सा, फिर बाद में देखते हैं। ग्रांटिंग पावर्स एंड अथॉरिटी टू द पंचायत टू इनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या है कि ग्रांटिंग पावर, कितनी पावर मिले सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, कितनी पावर मिले, कितनी अथॉरिटी मिले सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ताकि एज इंस्टीट्यूशन काम कर पाए वो। तो ये एक्चुअल में क्या है, राज्यों पे छोड़ दिया गया कि राज्य की जो विधानसभा है वो कैसे अपने यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन कानून बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है, ये क्या हो गया फिर ऑप्शनल हो गया। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर टू पंचायत टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस, कि कौन से कहां पे टैक्स लगा सकती है कहीं नहीं लगा सकती है, ये कंपल्सरी नहीं रखा गया, ये प्रोविजनल रखा गया। मतलब कि राज्यों के पास पावर थी विधानसभा में कि वो उनको देखना अपने अपने राज्यों में कि कौन कौन सी शक्तियां टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड उनको दें या नहीं दें। ठीक है, टोल्स वाली दें, फीस वाली दें, कोई और कोई ड्यूटी दें, तो फाइनेंशियल पावर है वो कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है। ये भी गलत हो गया फिर तो। फिक्सिंग टेन्योर ऑफ 5 years फॉर पंचायत एट ऑल लेवल एंड होल्डिंग फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 months इन द इवेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ एनी पंचायत, कि अगर कोई पंचायत है नहीं चल पा रही है, 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाना है डिजोल्व होने के बाद में, तो 5 साल है वो हर टेन्योर वो फिक्स किया गया, ये कंपल्सरी प्रोविजन है। तो पहला और चौथा प्रोविजन कंपल्सरी है, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 and 4 आर कंपल्सरी एंड स्टेटमेंट 2 and 3 आर वॉलंटरी प्रोविजन है। वॉलंटरी का मतलब राज्य करे ना करे, तो बहुत सारे वॉलंटरी प्रोविजन है, उसमें से 2 हमने डिस्कस किया, और भी बहुत सारे प्रोविजन है। ठीक है, टोटल 29 फंक्शन होते हैं, 11 शेड्यूल में ये लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या है कि हु सर्टिफाइज ए बिल टू बी ए मनी बिल इन इंडिया, कौन सर्टिफाइड करता है कि ये बिल है मनी बिल है या नहीं है, मनी बिल है या नहीं है, कौन सर्टिफाई करता है? तो ये सर्टिफाई किया जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा है वो करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल बिल इज नॉट ए मनी बिल unless it fulfills the requirement of article 110, the speaker of lok sabha certifies if a finance bill is a money bill or not। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 334 आ जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, क्या दिया हुआ है यहां पे कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 में ये राइट दिया हुआ है, और ये अवेलेबल है सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को ही है, सिर्फ भारत का नागरिक हो या कोई फिर मान लो कोई दूसरे देश से आया है, इंग्लैंड से आया है यहाँ पे और वो रह रहा है, उससे कोई अपराध हो गया तो वो वाले भी
उसको अप्लीकेबल होगा, नॉन सिटीजन के लिए भी अप्लीकेबल होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 335 आ गया है। 335 आ गया है, इन केस ऑफ ए डिसएग्रीमेंट, क्या है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ओवर ए मनी बिल, ओवर ए नॉन मनी बिल, अगर नॉन मनी बिल हो, डिसएग्रीमेंट होता है टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, तो क्या होगा, द बिल विल लैप्स, द प्रेसिडेंट में साइन इट इनटू ए लॉ, प्रेसिडेंट में कॉल ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज टू कंसीडर इट, द प्रेसिडेंट में आस्क बोथ द हाउस टू रिकंसीडर इट। तो क्या सिचुएशन हो सकती है, अगर दोनों हाउसेज के दरमियान किसी मामले पे, किसी बिल पे जो कि मनी बिल नहीं है, जो कि मनी बिल नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सिंपल ऑर्डिनरी बिल पे अगर डिस्प्यूट है तो क्या होगा, तो वो क्या है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है वो बुला सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका, सुलझाने का मामला सुलझाने का, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आर्टिकल 108 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, कमेटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायत समिति या पंचायती राज वाज चेयर्ड बाय, क्या दिया हुआ इसमें कि द कमेटी 1977 में पंचायती राज का रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी मोरारजी देसाई सरकार ने। गांव के हालात क्या है या पंचायतें जो काम कर रही थी, अशोक मेहता वाली वो जो बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशन थी और पंचायती राज लागू हुआ था, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनती है 1977 में, जिसने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी। हालांकि जब रिकमेंडेशन का टाइम आया तब तक क्या है, मोरारजी देसाई की सरकार जा चुकी थी और फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई आगे, चरण सिंह की आई, वो ज़्यादा चली नहीं, तो उन्होंने क्या है कि फिर एक अलग से कमेटी बिठाई, LM सिंह की कमेटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 337, क्वेश्चन नंबर 337, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। क्या दिया हुआ यहां पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज, पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, क्या लिखा हुआ यहां पे कि पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, लेकिन उसको राइट है स्पीक और बोलने का राइट है, पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग में भाग लेने का राइट है, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं है। तो वो कौन है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और पार्लियामेंट में भाग ले सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, 337 ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 338, राज्यसभा एंजॉय मोर पावर देन लोकसभा इन केस ऑफ, किस केस में राज्यसभा के पास पावर ज्यादा है लोकसभा की तुलना में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि सेटिंग अप ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज अगर बनानी हो तो इसका मतलब राज्यों का रोल ज्यादा होगा। अगर ऑल इंडिया सर्विस कौन सी होती है, जैसे IAS है, जिसमें राज्य में भी जा सकता है वो एम्प्लॉय और केंद्र में भी जा सकता है, IAS है, फिर IPS है, फिर इंडियन फॉरेन सर्विस है, 3 है ऑल इंडिया सर्विसेज, चौथी जुडिशरी की बात हो रही है, लेकिन पहले वो अप्रूव करवाना पड़ेगा, राज्यसभा में पास करवाना होता है उसको, ठीक है, ऑथराइज कराना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड स्टेट, आर्टिकल 312। आगे देखिए, ऑर्डिनरी बिल पास बाय स्टेट असेंबली कैन बी डिलेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में कि ऑर्डिनरी बिल पास किया स्टेट असेंबली ने, राज्य की विधानसभा में, और वो क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गया, 3 महीने के लिए उसने डिले कर सकती है, फिर क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली एक बार और भेज सकती है, 1 महीने के लिए फिर कर सकती है, तो टोटल 4 महीने का टाइम होता है जहां पे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो उसको रोक सकती है। मतलब जैसे राज्यसभा के पास पावर होती है ना, उस तरह से पावर नहीं होती, उसके पास कमी पावर होती है। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता, इसमें राज्य में जो स्टेट असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, और मैक्सिमम 4 महीने के लिए वो रोड़ा अटका सकती है। इसको आप सिंपलीफाइड वर्ड ये बोल सकते हैं। आगे देखिए, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर चार्ज्ड ऑन, ठीक है, जो SPSC होती है,
जैसे कि यूपी है, यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यूपी पीसीएस। उसके बाद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी। तो जो उसके मेंबर होते हैं, सैलरी उसकी और अलाउंस होते हैं, वो कहाँ से होते हैं, कहाँ से मिलते हैं उनको? तो वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। और यूपीएससी के कहाँ होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आ गया है कि हु इज लायबल टू रिमूव मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्वेश्चन है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। उसको हटाना हो तो हटाने के लिए गवर्नर नहीं चाहिए, हटाने के लिए कौन चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हटाना मुश्किल काम होता है। हटाना जो एचपीएससी या जो दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर है उनको हटाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। क्या है? प्रेसिडेंट द्वारा हटाए जाते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन आ गया है आपका, पार्लियामेंट कमेटी मीन्स ए कमेटी। एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसका मतलब क्या है? इट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस। वो सदन द्वारा ही अपॉइंट की जाती है या इलेक्ट की जाती है। वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर चेयरमैन, या तो स्पीकर या चेयरमैन, लोकसभा की बात है स्पीकर, राज्यसभा की बात है चेयरमैन है, उसके अंडर काम करती है। प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देती है। हैज ए सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, कि कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो पार्लियामेंट से रिलेटेड काम है ना, वो जो स्पीकर, ये रिपोर्ट है स्पीकर या चेयरमैन के पास जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। अपॉइंटमेंट है वो या इलेक्ट होते हैं, कोई अपॉइंटमेंट भी उसकी इलेक्ट होती है, ये राज्यसभा द्वारा कमेटी, ये राज्यसभा लोकसभा द्वारा मतलब हाउस द्वारा ही की जाती है। ये स्पीकर या चेयरमैन के अंडर या डायरेक्शन में ही काम करती है। तो ये स्टेटमेंट और ये दो तो सही है। चौथी है कि इसका जो ऑफिस होता है ना, इसका जो सेक्रेटेरिएट होता है वो सदन में ही होता है, पार्लियामेंट में होता है, और चेयरमैन या स्पीकर है वो प्रोवाइड करवाता है। तो इसका ये गलत हो गया, जिसकी कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 1 और 2, मतलब ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर। आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन जो आपके पीडीएफ में मिलेगा आपको। ठीक है, द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट ओनली वेरिड इन नेचर बट कंसिडरेबल इन वॉल्यूम। The time at this disposal is limited. It cannot make very detailed scrutiny of all the legislative. इसके तो होगी डेफिनेशन की कमेटी क्यों बनाई जाती है, और इसका मतलब क्या? अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस या नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन। वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। प्रेजेंट इज रिपोर्ट टू हाउस टू द स्पीकर और या चेयरमैन, और सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड किया जाता है लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया 343, और इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में है कि हु डिटरमाइंस द रेम्युनरेशन टू बी पेड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो तनख्वाह दी जाती है, उसको पारिश्रमिक दिया जाता है, रेम्युनरेशन दी जाती है, उसका निर्धारण है वो कैसे होता है, कहाँ, कौन करता है उसका? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर आपने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करेंगे तो वहां पे जिक्र आएगा पार्लियामेंट द्वारा, यहाँ पे प्रेसिडेंट द्वारा है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि व्हेन वाज 0 आवर इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो 0 आवर है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? 0 आवर कब इंट्रोड्यूस किया गया? इसका राइट आंसर 1962, जब भारत और चाइना की लड़ाई हुई तो 0 आवर है वो स्टार्ट हुआ था। 0 आवर इज द इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1962। ड्यूरिंग 0 आवर क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट इश्यू ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस विदाउट प्रायर परमिशन। बिना परमिशन के, ये फर्क है इसमें, परमिशन की जरूरत नहीं होती स्पीकर वगैरह से, बिना परमिशन के क्वेश्चन। दीज क्वेश्चंस आर यूजुअली डिफरेंट डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 345, और क्या है इस क्वेश्चन में कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी। मैक्सिमम संख्या है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो कितनी हो सकती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वो हो सकती है, बताइए, वो है 15% ऑफ टोटल लोकसभा। लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है, लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है उसका 15%, ये इतना मंत्री हो सकते हैं। पहले क्या है कि हर बंदा बोलता कि मुझे मंत्री बनाओ, मुझे मंत्री बनाओ, बहुत सारे मंत्री बन जाते थे, स्पेशली कोalition गवर्नमेंट में। फिर ये एक प्रोविजन लाना पड़ा। आपको ये बताना है कि दिल्ली में कितनी है। फिर
दिल्ली में कितना है ये आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है नीचे वीडियो खत्म होने के बाद में। तो आर्टिकल 75 में के दौरान इसके अंदर है, अंडर आर्टिकल 75 91 91वां संवैधानिक संशोधन है, इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मंत्री 15% से ज्यादा नहीं हो सकते जितनी संख्या है। कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा संवैधानिक संशोधन है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज और आर परफॉर्म्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिला आयोग द्वारा कौन से काम है किए जाते हैं। तो बताओ कौन से काम किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, टू टेक अप केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ रिलेटेड टू वुमेन, महिलाओं से रिलेटेड अगर जो लॉ वायलेट होते हैं उसको मुद्दों को लेना। तो ये बात बिल्कुल सही जनरल बात है। टू एग्जामिन ऑल मैटर रिलेटेड टू सेफ गार्ड फॉर वुमेन, ये भी बहुत जनरल बात है। टू सबमिट रिपोर्ट टू गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करती है। ऑल अबव, ये डी इसका आंसर हो जाएगा, डी है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये महिला आयोग का कार्य है। तो ये किसी कार्य के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे में आपको देखना कि ऑल ऑफ द अबव आंसर होने की संभावना फिर ज्यादा बढ़ जाती है। आगे देखिए, जब बलवंत राय मेहता कमेटी है उसका संबंध किससे, थोड़ी देर पहले भी जिक्र आया किसी कमेटी से रिलेटेड। तो अब आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता कमेटी है, आसान सा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। ये पंचायती राज से संबंधित है, किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। और ये जो कमेटी है वो अपॉइंट की गई थी 1957 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के मुद्दों पे की थी, जिसने बाद में पंचायती राज का रिकमेंडेशन दी। आगे क्वेश्चन, सम डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर इंस्पायर्ड बाय, कुछ एक जो कार्रवाई करने की प्रक्रिया है किस एक्ट से ज्यादा प्रभावित है। तो वह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से ज्यादा प्रभावित है। आप देख भी सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, allowed the member to ask supplementary question, move resolution etc which are some of the devices used in our parliamentary proceeding। कि हमारे यहाँ पे भी अभी भी जो जैसे 1919 में था, कहने का मतलब ज्यादातर अंग्रेजों ने जो चीजें बनाई थी उसी को ही आगे कंटिन्यू कर दिया, ज्यादा फर्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से काम करके दे दिया, इंडियंस को ज्यादा कॉपी करने में दिक्कत ही नहीं आई। तो उसमें से एक ये भी है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क पूछना, फिर रेजोल्यूशन मूव करना, ये सारे वहीं की देन है। वो वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन से। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, वो थे वल्लभ भाई पटेल। वो पहले क्या होम मिनिस्टर भी थे। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया was Vallabhbhai Patel, who was also the Home Minister in Jawaharlal Nehru cabinet. First woman judge to be appointed to the Supreme Court was, पहली महिला जज जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई थी। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है फातिमा बीवी। फातिमा बीवी है वो A former judge of Supreme Court of India appointed to the Supreme Court in 1989 और पहली महिला जज बनी जो कि सुप्रीम कोर्ट की, और पहला ही मुस्लिम महिला जो कि किसी भी हायर जुडिशरी में जिनको देश की अपॉइंट किया गया। तो 2-3 तथ्य हैं उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, नहीं आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप नीचे बता सकते हैं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट थे। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चन आसान थे, मिस